अब मैं आपको 3 स्टेटमेंट्स देने वाली हूँ एक चैलेंज के साथ, और उन स्टेटमेंट्स को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ओके अगर आपसे हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप आंसर लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पाते हैं ट्रांसलेट तो कोई फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम इनको हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है वो है कि आज उतनी गर्मी है जितनी कल थी। अगेन, आज उतनी गर्मी है जितनी कल थी। आई एम गिविंग यू 3 seconds, प्लीज ट्रांसलेट। हो गया? अब हम चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो मुझसे कम होशियार है। वो मुझसे कम होशियार है। अगेन 3 seconds, प्लीज ट्रांसलेट। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड सेंटेंस। द थर्ड सेंटेंस इज आप जितना अधिक पढ़ते हैं उतना अधिक सीखते हैं, जो कि फैक्ट है। आप जितना अधिक पढ़ते हैं उतना अधिक सीखते हैं। अगेन 3 seconds, प्लीज ट्रांसलेट। तो अगर आपसे ये तीनों सेंटेंसेस अच्छे से ट्रांसलेट हो गए हैं तो इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हुए हैं तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव स्ट्रक्चर्स। हम किस तरीके से कंपैरिजन करते हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। कंपैरिजन दिखाएंगे आज हम। जो हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा वो होगा कंपैरेटिव डिग्री का। अब जब भी हमें किन्हीं दो चीज़ों में या दो जगहों में या फिर दो इंसानों में कंपैरिजन दिखाना होता है तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। या तो हमें दिखाना है कि एक की क्वालिटी ज्यादा है दूसरे से, तब हम क्या यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। या तो हम जो एडजेक्टिव है उसके एंड में er लगाते हैं, या फिर मोर लगाते हैं एडजेक्टिव के पहले। अब यूजुअली कंफ्यूजन कहाँ पे आती है कि कहाँ पे मोर लगाना है, कहाँ पे er लगाना है। तो यहाँ पर हम एक टिप और ट्रिक का यूज कर सकते हैं, और वो ये है कि जब भी हमारे पास शॉर्ट एडजेक्टिव्स होंगे तब हम एंड में क्या लगा देंगे, er। और जब भी हमारे पास लॉन्ग एडजेक्टिव्स होंगे तब हम उनसे पहले क्या लगा देंगे, मोर। जैसे कि ब्राइट का क्या हो जाएगा, ब्राइटर। टॉल का क्या हो जाएगा, टॉलर। शॉर्ट का क्या हो जाएगा, शॉर्टर। स्मॉल का क्या हो जाएगा, स्मॉलर। बिग का क्या हो जाएगा, बिगर। अब यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से एंड में ई आर लगा है, क्योंकि ये छोटे हैं और ये साउंड भी अच्छे कर रहे हैं, बिगर, स्मॉलर, है ना, ब्राइटर। अब जो हमारे लॉन्गर एडजेक्टिव्स हैं उनको देखते हैं। अब क्या मैं हार्ड वर्किंग के साथ हार्ड वर्किंग लगाऊंगी, वो तो बहुत ही वियर्ड साउंड करेगा ना। उसके साथ में ई आर कैसे लगा सकती हूँ, वो तो आएगा भी नहीं ना। किंगर वो कैसे हम लगा सकते हैं। ऐसे ही हमारे और भी एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे हार्ड वर्किंग है, ब्यूटिफुल है ना, एरोगेंट है। अब ये वाले जो एडजेक्टिव्स हैं हमारे, इनके साथ हम ई आर को स्किप करते हैं और लगाते हैं मोर। ठीक है, जैसे कि मोर डिफिकल्ट, मोर इंटरेस्टिंग, मोर ब्यूटिफुल, मोर हार्ड वर्किंग, मोर एरोगेंट। आपको समझ आया किस तरीके से हमने एडजेक्टिव्स के साथ उनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने की कोशिश की है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर पर एक बार ध्यान देते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्लस दैन प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं अगर हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मैंने बोला कि राम श्याम से ज़्यादा लंबा है। अब आप यहाँ पे देखिए कि हम किन्हीं दो इंसानों की बात कर रहे हैं और उनके अंदर भी क्वालिटी को बता रहे हैं कि किसी एक इंसान की क्वालिटी ज़्यादा है, और उसकी क्वालिटी क्या है कि वो टॉल है। तो श्याम इज टॉलर देन राम, है ना। अगर वही मैं आपसे बोलूं कि ये वाला जो रूम है ये उस रूम से ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे मैं क्या दिखा रही हूँ, मैं एक क्वालिटी को दर्शा रही हूँ कि उस रूम से ज्यादा ये वाला रूम बड़ा है। कैसे बनाएंगे, दिस रूम इज बिगर देन दैट रूम। अगर मैं आपसे बोलूं आज कल के मुकाबले ज्यादा सर्दी है, तो कैसे बनाएंगे, इट इज कोल्डर देन येस्टरडे, है ना। अब यहाँ पे भी मैंने क्या दर्शाया, एक क्वालिटी ही तो दर्शाई है, क्या ज्यादा ठंड है। अगर वहीं हम लॉन्गर एडजेक्टिव्स की बात करें और मैंने आपसे बोला कि वो मुझसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है, तो कैसे बोलेंगे, ही इज मोर हार्ड वर्किंग
than me, है ना। या फिर मैंने बोला कि राम श्याम से ज्यादा घमंडी है, तो कैसे बोलेंगे, राम इज more arrogant than श्याम। ठीक है, इस तरीके से हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं और बोलूं कि मेरा फ़ोन आपके फ़ोन से कम महंगा है, अब वहीं अगर आप इसको बनाने जाएंगे तो आपको लगेगा यार ये कैसा सेंटेंस है, थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रहा है, क्योंकि हम इसको जनरली बोलते कैसे हैं कि आपका फ़ोन मेरे फ़ोन से ज़्यादा महंगा है। अगर मैं इसको इस तरीके से ट्रांसलेट करूं कि आपका फ़ोन मेरे फ़ोन से ज़्यादा महंगा है, तो क्या होगा, योर फ़ोन इज़ मोर एक्सपेंसिव देन माई फ़ोन। अब ये तो आप इजीली ट्रांसलेट आराम से कर लेते, वहीं अगर मैंने इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया और बोला कि मेरा फ़ोन आपके फ़ोन से कम महंगा है, तो आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो गई। लेकिन ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम मोस्टली मोर का यूज़ कर लेते हैं, बट हमारे पास काफ़ी बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे हमें लेस का यूज़ भी करना पड़ेगा। तो आज हम लेस और दैन ही पढ़ने वाले हैं। अगर मैंने यही सेंटेंस आपको दिया कि मेरा फ़ोन आपके फ़ोन से कम महंगा है, तो कैसे बनेगा, माई फ़ोन इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन योर फ़ोन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेस दैन। अब इसमें होता क्या है, दो चीज़ों का हम कंपैरिजन करते हैं और उसके अंदर एक की जो डिग्री ऑफ क्वालिटी होती है वो कम होती है, स्मॉलर होती है दूसरे वाले से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दो दो फोन्स में कंपैरिजन हो रहा है, एक ज़्यादा महंगा है एक कम महंगा है ना। क्या हो रहा है, कंपैरिजन ही तो हो रहा है, और एक चीज़ की कम क्वालिटी है, कम डिग्री ऑफ क्वालिटी है, यही तो हम स्टेट कर रहे हैं, है ना। वहीं अगर हम और एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं कि ये जो बुक है वो उस बुक से कम मज़ेदार है ना। इसको कैसे बनाएंगे, दिस बुक इज लेस इंटरेस्टिंग देन दैट बुक, है ना। और हमने स्टार्टिंग में ही एक स्टेटमेंट ली थी जो मैंने आपको ट्रांसलेट करने के लिए दी थी कि वो मुझसे कम होशियार है, वो भी इसी में आएगा। और कैसे बनाएंगे उसको, ही इज लेस इंटेलिजेंट दैन मी। ठीक है, अब एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब प्लस लेस एडजेक्टिव दैन ऑब्जेक्ट। अब आपने देखा होगा कि ये सारे ही सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, लेस हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास अनकाउंटेबल टर्म्स होंगी। ठीक है, और अगर हमारे पास काउंटेबल टर्म्स हैं तो हम क्या यूज करेंगे, फ्यूअर। अब ध्यान रखना है क्योंकि हम कंपेरेटिव बना रहे हैं, तो फ्यू का फ्यूअर हो गया और लिटिल का लेस हो गया है। तो अगर हम फ्यूअर से सेंटेंसेस बनाएंगे तो वो कैसे बनेंगे, मैंने पिछले साल से कम पेड़ लगाए हैं, आई हैव प्लांटेड लेस ट्रीज और फ्यूअर। अब यहाँ पे लेस नहीं आएगा, मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे लेस लगा देंगे क्योंकि उनको लगेगा कि यार ये लेस लेस ही आएगा, सेम है। बट आपने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे जो ट्रीज है वो काउंटेबल है, काउंटेबल है तो लेस आएगा ही नहीं, क्या आएगा, फ्यूअर। I have planted fewer trees than last year। ठीक है, वही मैं आपको बोलूं कि मेरे पास कम टॉयज हैं, मेरे भाई के कंपैरिजन में मेरे पास कम टॉयज हैं, तो मैं कैसे बोलूंगी, I have fewer toys than my brother। अब आपने ये चीज़ नोटिस की कि जहाँ पे भी हम काउंट कर सकते हैं चीज़ों को वहाँ पे हम फ्यूअर का यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ हम काउंट नहीं कर सकते वहाँ पे लेस का यूज़ कर रहे हैं। वहीं एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि आज मैं दुकान में बैठी हूँ और दुकान के अंदर कल बहुत सारे कस्टमर्स आए थे, आज आए नहीं, तो मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि आज कल से कम कस्टमर्स आए हैं, टुडे देयर आर फ्यूअर कस्टमर्स दैन येस्टरडे। समझ आया किस तरीके से हमने लेस को यूज किया और फ्यूअर को यूज किया। द डिफरेंस बस इतना सा ही है कि वहाँ पे हम अनकाउंटेबल के लिए लेस को लगा लेते हैं और काउंटेबल चीज़ों के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूअर यूज करते हैं। ठीक है, अब तक आपको समझ तो आ गया होगा कि इस वीडियो का पर्पस क्या है। इस वीडियो का पर्पस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपैरेटिव स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपैरेटिव स्ट्रक्चर पे। हमारा नेक्स्ट कंपैरेटिव स्ट्रक्चर है एज, एडजेक्टिव, एज। अब ये वाला जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो चीज़ों के कंपैरिजन करते हैं लेकिन वो क्वालिटी में सेम होती हैं। जब भी हम इक्वल कंपैरिजन करते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं, एज और एज। ठीक है, एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट
प्लस वर्ब प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको दिखा होगा कि हमने एज एडजेक्टिव एज यूज किया, तो हमारा जो एडजेक्टिव होगा वो बीच में आएगा और उसके आगे और उसके पीछे हम एज का यूज करेंगे। ठीक है, एक और चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो उसको उसकी बेस फॉर्म में यूज करेंगे, उसको ER के साथ या मोर के साथ नहीं यूज करना है, उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी बेस फॉर्म में यूज करना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, वैशाली उतनी इंटेलिजेंट है जितनी की अंजलि है। अब एक और चीज नोटिस करने वाली है क्या कि यहाँ पे उतनी और जितनी हमेशा आएगा। जब भी हम हिंदी में बनाएंगे सेंटेंसेस तो आपको इसी चीज से पता चल जाएगा कि ये एज वाले सेंटेंसेस है, क्योंकि इसमें उतनी और जितनी आ रहा होगा। तो वैशाली उतनी इंटेलिजेंट है जितनी की अंजलि है। इसको कैसे बनाएंगे? वैशाली इज एज इंटेलिजेंट एज अंजलि। ठीक है, अगर मैं कोई और एग्जाम्पल लूँ और मैं आपको बोलूँ कि वो रूम इस रूम के जितना ही बड़ा है, वो जितना बड़ा है ये रूम भी उतना ही बड़ा है, तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे? दिस रूम इज एज बिग एज दैट रूम, है ना। तो यहाँ पे कर क्या रहे हैं? इक्वल कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं, दो चीजें हैं, दोनों की क्वालिटी इक्वल है और उनका कंपैरिजन यहाँ पे किया जा रहा है। वही मैं अगर आपसे बोलूँ कि राम उतना लंबा है जितना श्याम है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है इक्वल चीजों का। तो राम इज एज टॉल एज श्याम। समझ आया? अब हम इसका नेगेटिव फॉर्म भी पढ़ लेते हैं। अगर मुझे बोलना है कि वैशाली उतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी की अंजलि है, तो फिर मैं कैसे यूज करूंगी? बहुत ही सिंपल होगा, सिर्फ हम एज के पहले नॉट लगा देंगे, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। वैशाली इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज अंजलि। अब आपने नोटिस किया कि नॉट की प्लेसमेंट कहाँ पे है? एज एडजेक्टिव एज के पहले है, और यही फॉलो होगा रूल हर सेंटेंस में। अगर मैं आपको बोलूं कि ये रूम उतना बड़ा नहीं है जितना कि वो रूम है, तो फिर कैसे बोलेंगे? दिस रूम इज नॉट एज बिग एज दैट रूम। सिंपल। The next structure is going to be a little tricky but is very very useful. तो जो next हम पढ़ने वाले हैं comparative structure, वो hard तो है but काफ़ी ज़्यादा useful भी है। अगर वही मैं आपसे बोलूँ कि जितना ज़्यादा आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आप फ्लुएंट बनते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे? ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी और हार्ड लग रहा होगा। ये इसीलिए लग रहा है क्योंकि ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक फॉर्मेट में बनाए जाते हैं, वो एक स्ट्रक्चर के साथ फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ। वो स्ट्रक्चर होता है द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा द कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब इसके अंदर हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री तो आपको पता ही है, फास्ट की फास्टर हो जाएगी और ब्यूटीफुल की क्या हो जाएगी? मोर ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि जो ऐसे हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ ER नहीं लगता है, उनके साथ क्या लगता है? मोर लगता है। ठीक है, तो हमने ये स्टार्टिंग में पहले ही पढ़ लिया था। तो अब हम चलते हैं आगे और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा कि जितना ज़्यादा आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आप फ्लुएंट बनते हैं। इसे कैसे बनाएंगे? द मोर यू प्रैक्टिस इंग्लिश कॉमा द मोर फ्लुएंट यू विल बिकम। ठीक है, उतना ज़्यादा आप फ्लुएंट बनेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा हम जो पहला क्लॉज लेंगे वो प्रेजेंट सिंपल में ही बनाएंगे। मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा कंपैरेटिव कॉमा कंपैरेटिव का, इसमें जो पहला क्लॉज होता है वो क्या स्टेट करता है? वो स्टेट करता है कोई भी कॉज, और वो जो कॉज होगा वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आएगा। और जो उसका नेक्स्ट क्लॉज होता है, सेकेंड क्लॉज होता है, वो क्या इंश्योर करता है? वो बताता है हमें रिजल्ट, और वो जो रिजल्ट है वो आप किसी भी टेंस में ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा पहला होगा उसको हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही रखेंगे। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैंने आपको बोला कि मैं जितने पैसे बचाती हूँ उतनी अमीर बनूंगी, तो अभी मुझे पैसे बचाने हैं और फिर बाद में मैं अमीर बन जाऊंगी। तो अगर मुझे इस स्ट्रक्चर के साथ इस सेंटेंस को बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगी? द मोर आई सेव मनी कॉमा द रिचर आई विल बिकम। है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ मैं उतनी ज़्यादा हेल्दी बनती हूँ, या फिर बन जाऊंगी, दोनों ही सेंस आ सकते हैं। तो हम इसको कैसे बोलेंगे?
द मोर आई एक्सरसाइज, द मोर, नहीं यहाँ पे द मोर नहीं आएगा, क्या आएगा, हेल्दियर। क्यों आएगा वो तो आपको पता ही है, द हेल्दियर आई विल बिकम। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमने, आपने ये चीज़ नोटिस तो कर ही ली होगी कि हम क्या कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ कि आप जितना तेज दौड़ते हैं उतना जल्दी पहुंचते हैं। अब ये कोई भी चीज़ की पहुंचने की बात हो रही है, हम यहाँ पे कंपैरिजन दिखा रहे हैं। आपने देखा कि पहले हम दौड़ रहे थे और दौड़ने के बाद हमने उसकी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ किया, मतलब पहले से ज़्यादा तेज दौड़ा है वो, और उसके बाद जो उसका रिजल्ट आया है उसके ऊपर भी कांस्टेंट चेंज आया। कैसे चेंज आया, पहले वो दौड़ रहा था वो पहुंच रहा था, अब वो तेज दौड़ा है तो वो जल्दी पहुंचेगा। तो इसमें दोनों ही सेंटेंसेस में हम क्या दिखा रहे हैं, कंपैरिजन दिखा रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, द फास्टर यू रन, कॉमा, द सूनर यू विल रीच, उतना ही जल्दी आप पहुंचेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से हमने ये सारे सेंटेंसेस को बनाया है। तो ये आपको ट्रिकी लग सकता है और ये ट्रिकी है भी थोड़ा सा, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है। आप जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट कंपैरेटिव स्ट्रक्चर, जो कि है प्रेफर। अब प्रेफर क्या दिखाता है, हमारी जनरल चॉइसेस को प्रेफर शो करता है। अगर मेरे पास दो चॉइसेस हैं और एक के प्रति मेरा ज़्यादा लाइकिंग है मेरी दूसरे से, तो फिर मैं प्रेफर को यूज़ करूँगी। जैसे कि अगर मुझे किसी ने बोला कि मैम आप कॉफ़ी लेंगे या चाय, तो मैं उसको जनरल सेंस में अगर बोलूँ कि मुझे जनरली कॉफ़ी ही पसंद है और मैं चाय इतनी पसंद नहीं करती हूँ, और मैंने अपनी प्रेफरेंस दिखाने के लिए बोला कि मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगी चाय के बजाय, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे टू लगाना है हमें। हमारा जो स्ट्रक्चर होगा इसका, प्रेफर के साथ प्रेफर, ए जो हमारी चॉइस है, टू बी जो हमारी चॉइस है, तो हम हमेशा टू यूज करेंगे, कोई और विद दैन ये सब यूज नहीं करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ टू का यूज करेंगे प्रेफरेंस को दिखाने के लिए। ठीक है, वहीं अगर मैं बोलूँ कि मुझे इंग्लिश पढ़ना, मैं इंग्लिश पढ़ना ज़्यादा पसंद करूँगी मैथमेटिक्स पढ़ने के बजाय, ये मेरी एक जनरल चॉइस है। ये मतलब कभी भी आप मेरे से पूछोगे मेरा सेम आंसर आएगा, क्योंकि ये जनरल फैक्ट है मेरे लिए। ठीक है, कैसे बोलेंगे, आई प्रेफर इंग्लिश टू मैथमेटिक्स। वहीं अगर मैं बोलूँ कि मुझे गर्मियाँ ज़्यादा पसंद है सर्दियों से, तो यहाँ पर भी क्या चीज़ है, एक जनरल फैक्ट आ रहा है। ठीक है, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेफर यूज़ करेंगे। आई प्रेफर समर्स टू विंटर्स। देखा आपने किस तरीके से तीनों ही एग्जाम्पल्स के अंदर हमने एक जनरल चॉइस बनाई है, जनरल स्टेटमेंट मेक करी है हमारी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपैरेटिव स्ट्रक्चर पे, और वो स्ट्रक्चर है हमारा वुड रादर दैन। अब इनके अंदर काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। सिमिलैरिटीज़ इसीलिए हैं कि दोनों ही चॉइसेस को शो करते हैं। जब भी हमें कोई चॉइस बनानी होती है तब हम इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं, बट इनका जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि प्रेफरेंस हम तब यूज़ करते हैं जब हमें जनरली किसी चीज़ की बात करनी है। मुझे कोई जनरली चीज़ अच्छी लगती है, हमेशा ही अच्छी लगती है, तो मैंने प्रेफर की बात करी। लेकिन अगर मुझे एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर एक स्पेसिफिक चॉइस बनानी है, तो फिर मैं वुड रादर का यूज़ करूँगी। ठीक है, अगर अगर जैसे मान लो होली है और मुझे यूजुअली बाहर जाना पसंद है, लेकिन अभी होली में स्पेसिफिक सिचुएशन है कि मुझे बाहर नहीं जाना, मैं घर पर रहना पसंद करूँगी बाहर जाने के बजाय। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर मेरी स्पेसिफिक चॉइस निकल रही है, चॉइस आ रही है। ठीक है, उसके अंदर हम वुड रादर यूज़ करेंगे, प्रेफर को यूज़ नहीं करेंगे। कैसे बोलेंगे, आई वुड रादर स्टे एट होम दैन गो आउटसाइड। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो बाजार में चल चल के मेरे पैरों में दर्द हो गया, अब मैंने बोला कि यार मेरे से चला तो जा नहीं रहा, एक काम करते हैं टैक्सी ले लेते हैं। मैंने कैसे बोला, मैं चलने के बजाय टैक्सी लेना पसंद करूंगी। कैसे बोलेंगे, आई वुड रादर टेक अ टैक्सी दैन वॉक। ठीक है, आपने देखा दोनों ही सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर स्पेसिफिक चॉइस बना रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपैरेटिव स्ट्रक्चर पे, और ये वाला कंपैरेटिव स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हम ज़्यादा एम्फेसिस को शो करते हैं। जब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन दिखाना होता है तब हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं।
इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास मच, फार, अलॉट जैसे वर्ड्स आते हैं जिनको हम इंटेंसिफायर्स भी बोलते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, फार, मच, अलॉट प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्लस दैन प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अगर मैंने आपको बोला कि वो मुझसे बेहतर है इंग्लिश में, तो सिंपल है, शी इज़ बेटर देन मी इन इंग्लिश, आपने आराम से बना लिया। लेकिन अगर वहीं मैंने इसके अंदर इंटेंसिटी ऐड कर दी कि वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इंग्लिश में, तो आप इसके अंदर इंटेंसिटी को कैसे शो करेंगे? इस इंटेंसिटी को ही शो करने के लिए हम इन कंपेरेटिव स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इंग्लिश में, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? शी इज़ फार बेटर देन मी इन इंग्लिश। अब यहाँ पे फार का क्या काम है? यही काम है कि वो इंटेंसिफाई कर रहा है, वो इंटेंसिटी दिखा रहा है कि वो कितनी ज़्यादा अच्छी है मुझसे। समझ आया? ऐसे ही हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, उससे आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। जैसे हमारे पास ये रोड है, मैंने बोला कि ये रोड उस रोड से ज़्यादा चौड़ा है। सिंपल, दिस रोड इज़ वाइडर दैन दैट रोड, बना लिया आपने। लेकिन अगर मैंने बोला कि ये रोड उस रोड से काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, फिर आप इसे कैसे बनाएंगे? तो ये जो इंटेंसिटी है, इस इंटेंसिटी को शो करते हैं इंटेंसिफायर्स। अब यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे? दिस रोड इज मच वाइडर दैन दैट रोड। देखा आपने कैसे यूज किया? एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने बोला कि मेरा फोन आपके फोन से ज्यादा फास्ट है, तो सिंपली बना दिया माई फोन इज फास्टर देन योर फोन, खत्म। लेकिन अगर मैंने बोला कि मेरा फोन आपके फोन से बहुत ज्यादा फास्ट है, फ्लेक्स कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा फास्ट है मेरा फ़ोन आपके फ़ोन से, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? इसको हम कैसे बनाएंगे? माई फोन इज़ अ लॉट फास्टर दैन योर फोन। अब आपने देखा कि कैसे हमने कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स को यूज़ किया है। हर जगह फास्टर आ रहा है, वाइडर आ रहा है, बेटर आ रहा है, लेकिन कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स के पहले हमने कोई ना कोई ऐसा इंटेंसिफायर लगाया है जो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। इस तरीके से हम ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं लास्ट कंपैरेटिव स्ट्रक्चर। अब जो लास्ट कंपैरेटिव स्ट्रक्चर है वो है डिफरेंट फ्रॉम। अब जब भी हमें दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस दिखाना होता है, कंपैरिजन दिखाना होता है डिफरेंस वाला, तब हम क्या यूज़ करते हैं? डिफरेंट फ्रॉम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डिफरेंट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। अब अगर मैं वहीं आपसे बोलूं कि ये चीज़ उस चीज़ से काफ़ी अलग है, जब भी हमें दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करके दिखाना है ये चीज़ उससे काफ़ी अलग है, तब हम डिफरेंट फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि मेरे विचार आपके विचारों से काफ़ी अलग हैं, तो यहाँ पे क्या कैसे यूज़ करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? माई ओपिनियंस आर डिफरेंट फ्रॉम योर ओपिनियंस, है ना? अगर वहीं मैंने आपको बोला कि दिल्ली का जो वेदर है वो बॉम्बे के वेदर से काफ़ी अलग है, तो इसे कैसे बोलेंगे? दिल्ली वेदर इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉम्बे वेदर। अगर मैंने आपको बोला कि ये वाली जो प्रॉब्लम है वो पहले वाली प्रॉब्लम से काफ़ी अलग है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? दिस प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। समझ आया किस तरीके से हमने दोनों के बीच में कंपैरिजन शो किया है और डिफरेंस भी। अब हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और जो कंपैरिजन हम मोस्टली करते हैं वो यूजुअली हम मोर या फिर ई से ही दिखा देते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें होती नहीं है, बट इसके काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आज हमने पूरे वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप यू लाइक आवर हार्ड वर्क। हमने इतनी मेहनत की है उसका आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे और एग्जाम्पल्स हैं वो आप कर सकते हैं। और प्लीज़ जितने भी आपके आंसर हैं उन सबको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले दैट आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ साथ। ओके, बाय, थैंक यू।